नमस्कार साथियों, मैं जीके टीचर बीएल सर स्थापना डिफेंस एकेडमी में लंबे समय से सेवाएं दे रहा हूं। और जैसे सर ने बताया था कि 13 मई को सेकंड पारी का पेपर हमारे पास में कैसे बच्चों के द्वारा हमने कलेक्ट किया है और हम बात कर रहे हैं जीके की। सबसे पहले तो जीके के अंदर एक क्वेश्चन था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो 4 नंबर ऑप्शन था और मैग्स्थनीज। क्या था? मैग्स्थनीज। मैग्स्थनीज, ये 4 नंबर ऑप्शन में मैग्स्थनीज था और ये सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। जीके का अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। अब क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर होगा वो 4 नंबर ऑप्शन है। 4 नंबर ऑप्शन है इसमें विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी मानसून निम्न में से किस महीनों में आता है। भारत का उत्तर पूर्वी मानसून निम्न में से किस महीनों में आता है। इसका जो सही उत्तर है वो 3 नंबर ऑप्शन है सी। 3 नंबर ऑप्शन में है अक्टूबर से दिसंबर। 3 नंबर ऑप्शन अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये मानसून आता है। 3 नंबर ऑप्शन हो गया अक्टूबर से दिसंबर के बीच। जीके का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन में इसका सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन है संविधान का भाग 13। संविधान का भाग कौन सा है? 13 है। संविधान का भाग 13 था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस का भंडार है। भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस का भंडार है। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन, जिसमें महाराष्ट्र। 3 नंबर ऑप्शन में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में ही ये बंबई में है। कहाँ है? बंबई में। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। किस सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। इसका सही उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा गया था। गुप्त वंश का शासक था ये। जीके का अगला क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। वह किस खेल से संबंधित थी जिसने ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था। तो इस खेल का संबंध पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 2 नंबर ऑप्शन है। 2 नंबर ऑप्शन है इसमें है महिला वेल्टरवेट मुक्केबाजी। महिला वेल्टरवेट मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों के मध्य है। किस द्वीपों के मध्य है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन। और 3 नंबर ऑप्शन में लिखा है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। तो 10 डिग्री चैनल इन दोनों के मध्य है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। अगला क्वेश्चन है, प्रति हेक्टर नारियल उत्पादन के मामले में भारत के किस राज्य में वर्ष 2019-20 में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है इसमें से 1 नंबर ऑप्शन सही होगा और केरल। और वैसे केरल हमेशा ही नारियल में प्रथम ही रहता है, लेकिन यहाँ 2019-20 की बात की गई स्पेशल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन केरल।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी वर्तमान में पूछा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन, और 3 नंबर ऑप्शन में है न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आमेर पैलेस राजस्थान के कौन से जिले में है? आमेर पैलेस राजस्थान के कौन से जिले में है? और इसका सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन, ये जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जल किला कौन सा है? यानी राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? और इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन है, इसका है गागरोन। गागरोन झालावाड़, गागरोन दुर्ग झालावाड़ राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है जो काली सिंध और आहू के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही मिलान का चयन करें। निम्न में से सही मिलान का चयन करें। तो इसमें 4 मंदिरों के नाम दिए गए हैं और आगे 4 जिले लिखे, स्थान लिखे हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा इसमें पूरा मैं आपको बता रहा हूं कि 1 नंबर ऑप्शन पर लिखा है गलता जी का मंदिर अजमेर, दूसरे स्थान पर लिखा है सालासर बालाजी का मंदिर चूरू, और तीसरे ऑप्शन में लिखा है एकलिंग जी का मंदिर जयपुर, और चौथे ऑप्शन में लिखा है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बूंदी। तो इसमें देखो निम्न में से सही मिलान का चयन करें तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सालासर बालाजी का मंदिर चूरू में है। 2 नंबर ऑप्शन सही है, सालासर बालाजी का मंदिर कहां है? चूरू है। तो सही मिलान का चयन करना था हमें, तो सही मिलान 2 नंबर ऑप्शन में सालासर बालाजी का मंदिर चूरू के अंदर है, क्योंकि गलता जी का मंदिर अजमेर में नहीं है, गलता जी का मंदिर जयपुर के अंदर हो गया। एकलिंग जी का मंदिर है वो उदयपुर के अंदर है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा के अंदर है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, जो सालासर बालाजी का मंदिर कहां है? चूरू में है। अगला क्वेश्चन है, बल्लू पोट्री किसका एक पारंपरिक शिल्प है? तो आपको पता है बल्लू पोट्री एक बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, तो इसमें होगा 1 नंबर ऑप्शन सही, जयपुर। बल्लू पोट्री कहां की है? जयपुर की है। ब्लैक पोट्री कहां की है? कोटा की है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसमें सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, कुचिपुड़ी जो है वो है आंध्र प्रदेश का। कहां का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन होगा वो किस देश में होगा, ये पूछा गया है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, कतर। 3 नंबर ऑप्शन सही है और कतर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियां मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, अथवा यह कह सकते हैं कि कौन सी नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं? जो 4 नदियों के नाम लिखे, नंबर 1 है बेतवा, नंबर 2 शिवनाथ, नंबर 3 क्षिप्रा, नंबर 4 चंबल। 4 नदियों के नाम है, इनमें से यह बताना है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो देखो, जो नंबर 1 पर लिखी है बेतवा नदी मध्य प्रदेश से संबंधित है, 3 नंबर पर लिखी है क्षिप्रा नदी वो भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, 4 नंबर पर चंबल लिखी है वो भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन में लिखा है A, C, D। अब A का मतलब हो गया बेतवा, और C का मतलब हो गया क्षिप्रा, और D का मतलब हो गया चंबल। ये तीनों नदियां मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई की जेब काटने के लिए उसकी जेब में हाथ डालता है, जेब खाली होने के कारण एक्स का प्रयास विफल रहता है। एक्स किस प्रकार का अपराध किया है? एक्स ने किस प्रकार का अपराध किया है? क्वेश्चन ये है। अच्छा, इसमें देखो भाई, जेब खाली है इसलिए वो चोरी नहीं कर पाया, धोखाधड़ी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और इसमें 3 नंबर ऑप्शन है चोरी करने का प्रयास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है चोरी करने का प्रयास किया था। ये प्रयास विफल रहा, लेकिन इसने चोरी करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है,
घरेलू हिस्सा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 29 के तहत अपील दायर करने के लिए समयावधि है। समय की अवधि है, कितने समय के अंदर इसकी अपील दायर की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी 30 दिन में सेशन न्यायालय के अंदर इसकी अपील की जा सकती है। सेशन न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक गवाह जो बोलने में असमर्थ है, एक गवाह जो बोलने में असमर्थ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा के तहत खुली अदालत में लिखकर अपना साक्ष्य देता है। खुली अदालत में लिखकर अपना साक्ष्य देता है। इस प्रकार दिए गए साक्ष्य को क्या कहा जाएगा? तो इसमें देखो, 1 नंबर ऑप्शन में स्वीकार्य नहीं, 2 में है मौखिक साक्ष्य, 3 में है द्वितीयक साक्ष्य, 4 में है दस्तावेजी साक्ष्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन, क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य हो गया, क्योंकि उसने दस्तावेज के रूप में लिखित दिया है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है, दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन उत्खनन स्थल, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के कौन से जिले में है? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन टोंक में, 3 नंबर ऑप्शन टोंक में, क्योंकि नगर टोंक में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कौन से स्थान पर खुदाई की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही है, ओजियाना। क्या है? ओजियाना। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बहुत ही सरल क्वेश्चन आ गया ये, 4 नंबर ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान में सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है राजस्थान में वो जैसलमेर का है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है? इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, जिसमें 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 1 ऑप्शन चंबल नदी के बारे में सही नहीं था, वो अलग करना था। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसमें 4 नंबर ऑप्शन में यह है कि चंबल द्वारा यमुना के साथ उसके संगम तक कुल क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में स्थित है। तो चंबल नदी हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं बहती है, इसलिए इस 4 नंबर ऑप्शन को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य जैव चिकित्सा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका 3 नंबर ऑप्शन सही है, और ये 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 2021 के अनुसार भारत में तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही है, और राजस्थान का स्थान था दूसरा तांबा उत्पादन में 2021 में। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का संबंध किस लोक नृत्य से है? यानी कौन सा लोक नृत्य है जो छोटा नागपुर पठार में होता है? इसका 1 नंबर ऑप्शन सही है, और वो है मंडारी। मंडारी लोक नृत्य ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियां यानी बाघ, धूमिल तेंदुआ, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है? उस अभ्यारण्य उद्यान का नाम बताना है। तो इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, और उसका नाम है नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, लोक नृत्य का उस राज्य से मिलान करें जिससे वे संबंधित हैं। लोक नृत्य का उस राज्य से मिलान करें जिससे वे संबंधित हैं। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन में A 3, B
4, C 2 और D 1, ये लिखा है। A 3, B 4, C 2, D 1, जिसमें जिस ऑप्शन में ये लिखा है A के आगे 3, B के आगे 4, C के आगे 2, D के आगे 1, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल और किशोर श्रम प्रतिरोध और विनियम अधिनियम 1986 का एक मुख्य उद्देश्य बच्चों को किस कार्य में संलग्न नहीं करना चाहिए, यानी संलग्न पर रोक लगाता है, तो वो वैसे व्यवसाय हो जाएंगे, बिजनेस हो जाएंगे। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी व्यवसाय, सभी व्यवसाय, सभी बिजनेस, यानी बच्चा कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, तो इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 10 के अनुसार गंभीर यौन हमला करने वाले अपराधी को किसी भी अवधि के कारावास की सजा हो सकती है जो कम से कम होगी, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कम से कम अगर मानी जाएगी तो 7 वर्ष। कितनी है? 7 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3J के अनुसार ट्रैफिक पुलिस अधिकारी का अर्थ एक पुलिस अधिकारी से है और उस पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसमें भी 2 नंबर ऑप्शन आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है, राज्य सरकार। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा? राज्य सरकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2021 के अनुसार सॉरी ये हो गया, हाँ 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 27 के अनुसार बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की अगर नियुक्ति की जाती है तो अधिकतम कितने वर्ष की होगी? इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उसकी नियुक्ति होगी 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होगी? 3 वर्ष के लिए होगी, 3 वर्ष के लिए होगी। ठीक है कर साथियों, अब ये जीके का मामला थोड़ा कंप्लीट हो गया है और अब आगे साइंस के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के हमारे सर बताएंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं आर.के. बेनीवाल, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, आर्मी और राजस्थान पुलिस की ये स्पेशल कोचिंग। हम 13 मई की फर्स्ट पारी का पूरा सॉल्यूशन दे चुके हैं आपको 150 प्रश्न का, और आज 13 मई का ये जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो BL सर आपको राजस्थान जी के और इंडिया जीके का सॉल्यूशन दे रहे हैं और मैं आपको दे रहा हूँ रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस। तो हम 13 मई की सेकेंड पारी का जो पेपर है उसका पहला सवाल है हमारे पास, एक रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग के सवाल में क्या लिखा है कि किसी कूट भाषा में गेम को 104 लिखा जाता है बच्चों। गेम को 104 लिखा जाता है, प्ले को 216 लिखा जाता है। कूट भाषा में प्ले को 216 लिखा जाता है। तो पूछा गया कि विन को क्या लिखेंगे? ये एक अच्छा सवाल है। तो आप देखिएगा, इसके ऑप्शंस बता दूं मैं। 118 एक ऑप्शन तो दिया हुआ है 118, दूसरा दिया हुआ है 128, तीसरा दिया हुआ है 132, चौथा दिया हुआ है 138। इन ऑप्शंस में से कोई उत्तर में निकालना है। चलिए, इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें सबसे पहले हमें इसी बात का ध्यान रखना होता है कि ये जो आपको अक्सर दिए हुए इनके क्रम है उनको जोड़ करके शायद ये बनाया होगा। तो देखते हैं जी कितने पर आता है? 7, 1, 13, 5, कितना हो रहा भाई? 8, 13, 21 से 5 26 हो गया। इनका जोड़ 26 से 104 कैसे बनता है? गुणा 4। तो 104 26 गुणा 4 से बन गया। ठीक है जी, इस प्रकार इसका टोटल कितना हुआ? P कितने पर होता है? 16 पर। L कितने पर होता है? 12 पर। A कितने पर होता है? 1 पर। Y कितने पर होता है? 25 पर। अब देखिएगा 16 और 12 कितने? 28 से 29, 29 से 54 बन गए। तो ये 54 हो गए तो 54 का गुणा 4 करेंगे तो इससे भी क्या बन गया? 216। तो फिर विन का क्या करिए? WIN, W कितना होता है? 23, I कितना होता है? 9, N कितना होता है? 14। 23 और 9 कितने हो गए? 32, 32 से 14 कितने हो गए? 46। तो 46 बन गए। इसका क्या बन गया हमारे पास से? टोटल बन गया 46। तो 46 गुणा 4 करें तो कितना होता है? 6 24 को 4 हासिल 2 और 16 18 184। 184 तो कहीं नहीं है, नहीं है ना?
मैं समझ गया ना, 184 तो कहीं नहीं है। इसका मतलब किया क्या है भाई, अंकों के जोड़ को 4 से गुणा कर दिया, अंकों के जोड़ को 4 से गुणा कर दिया, अंकों के जोड़ यहाँ 46 बैठता, 46 को 4 से गुणा पर नहीं बैठा, तो फिर ये शायद ऐसा हो सकता है। और क्या तरीका हो सकता है कि ये 1 2 3 4 अंक है, तो जोड़ करके 4 का ही गुणा कर दिया। 1 2 3 4 अंक है, जोड़कर 4 से ही गुणा कर दिया। 1 2 3 अंक है, तो जोड़कर 3 से ही आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 46 गुणा 3 कर दिया, कितना हो गया? 132 हो गया, 18 138 हो गया। ओके, और इस प्रकार आपका सवाल का जवाब क्या हो गया? 138 बन गया। ठीक है भाई, इस हिसाब से आपको सवाल करना है। हाँ, शुरू में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि सब इसको 4 से, इनके अंकों के जोड़ को 4 से गुणा किया, अंकों के जोड़ को 4 से गुणा किया, इसके अंकों के जोड़ को 4 से गुणा करने पर ये नहीं बैठा, तो फिर दिमाग लगाना चाहिए कि हो सकता है ये 4 अंक है तो 4 से गुणा किया, ये 4 अंक है 4 से गुणा किया, 3 अंक है 3 से गुणा करते फिर कितना बन गया? 138 बन गया। ओके भाई, क्लियर। अब हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैं 2 नंबर सवाल आपको बोल करके बता देता हूं। एक व्यक्ति का अपने मित्र से परिचय करवाते हुए अमीना कहती है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। अमीना उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? सवाल सुन लिया होगा। फिर अब क्या कहा? अमीना क्या कहती है? एक व्यक्ति का परिचय करते हुए अमीना कहती है उसके पिता, यानी उस व्यक्ति के पिता मेरे पिता, यानी अमीना के पिता के इकलौते पुत्र। अमीना कहती है उस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, यानी उस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र, उस व्यक्ति के पिता मेरे भाई है। अमीना कहती है कि उसका पिता मेरा भाई है, तो अमीना उसके लिए बुआ हो गई ना, क्या हो गई? बुआ। तो इसका जवाब सीधा ही कर लेना, इसका जवाब आ जाएगा बुआ। ठीक है भाई, ऐसे समझ लेंगे, इसमें कोई ज्यादा करने की, ज्यादा चित्र की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है, देखिएगा अगला 3रा नंबर सवाल हमारे पास। 5 सदस्यों का परिवार है। आप रीजनिंग के सवाल करते हो तो प्लस हम पुरुष के लिए देते हैं, माइनस हम महिला के लिए देते हैं। माता पिता है तो ऊपर लिख देते हैं, संतान है तो नीचे लिख देते हैं, और पति पत्नी है तो बीच में डबल लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई उसी प्रकार हम डायग्राम बनाएंगे। 5 सदस्यों का एक परिवार है। कितने लोग हैं? 5। एल ओ का पुत्र है। लीजिए भाई, ओ का पुत्र कौन है? एल। तो एल नीचे आएगा ना, एल ओ का पुत्र है। एल प्लस हो गया, ओ का पुत्र नीचे आ गया। के की बहन ओ एम से विवाहित है। के की बहन ओ, ये के की बहन है ओ, के की बहन ओ एम से विवाहित है, एम इसका पति होगा। के की बहन ओ एम से विवाहित है, जो ई के पिता है। अब जो किसके लिए है? एम है। एम किसके पिता है? ई के पिता है। के की बहन ओ एम से विवाहित है। जो शब्द एम के लिए आया है, पास वाले के लिए आता है, जो ये एम ई के पिता है, तो यहीं कहीं पर हमें ई भी बनाना पड़ेगा। ठीक, अब ई क्या है पता नहीं, पुरुष है महिला। अब सवाल पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो पहला ऑप्शन है ई ओ की पुत्री है। ई ओ की संतान तो है पर पुत्री है या पुत्र पता नहीं, ये गलत हुआ। एम के का जीजा है। एम बिल्कुल बिल्कुल, के की ये बहन, के का ये जीजा, एम के का जीजा है, ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया, और कोई भी ऑप्शन नहीं बैठता। ठीक है, एम के का जीजा है, यही एक ऑप्शन बैठा। अब हमारे पास 4 नंबर सवाल आता है, तर्क शक्ति का 4 नंबर सवाल। देखिएगा, ध्यान से देखना, बढ़िया लंबा बड़ा सवाल है। एक मैं पहले सवाल पढ़ देता हूं, फिर हम बीच बीच में जो मुख्य बातें उसको लेते हुए हल करेंगे। एक दिशादर्शक खंबे को इस प्रकार घुमाया जाता है कि उसका उत्तर पूर्व का जो फलक है वो उत्तर पश्चिम की ओर हो गया है, दक्षिण पूर्व है वो उत्तर पूर्व को इंगित कर रहा है, इसी भांति अन्य दिशाएं भी इंगित हो रही है। तो पूर्व जो लिखा हुआ है वो वास्तव में अब किस दिशा में होगा? कहने का मतलब एक खंबा है, उस पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से घुमा दिया गया। तो ध्यान देना, ये इधर होता है बच्चों क्या? उत्तर, इधर क्या होता है? दक्षिण, इधर क्या होता है? पूर्व, और इधर क्या होता है? पश्चिम। अब क्या कहा? खंबे को इस प्रकार से घुमाया गया कि उसका उत्तर पूर्व है वो उत्तर पश्चिम की ओर हो गया। खंबे का ये जो उत्तर पूर्व था ना,
वो किस तरफ घूम गया? उत्तर पश्चिम की ओर। यानी कितना घुमाया मैंने? घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाना है मुझे। खंबे का जो उत्तर पूर्व था, ये था, उसको ऐसे घुमा दिया खंबे को कि अब वो कौन सी दिशा बता रहा है? उत्तर पश्चिम। तो इसका मतलब ये क्या बताएगा? तो ये वाली दिशा क्या बताएगा? फिर ये बता देगा। और ये जो खंबे पर लिखा हुआ है वो किस तरफ रहेगा? इस तरफ रहेगा। और ये जो खंबे पर लिखा है वो किस तरफ रहेगा? इस तरफ। यानी कि ये खंबे की जो उत्तर और पूर्व दिशा, जो खंबा उत्तर पूर्व बता रहा था, एक खंबे पर ऐसे निशान लगा हुआ है उत्तर पूर्व की ओर, वो वैसे उत्तर पूर्व की ओर ही होना चाहिए, पर खंबे को घुमा दिया और अब वह उत्तर पूर्व की ओर वाला जो निशान था वो उत्तर पश्चिम की ओर हो गया। तो यानी आपने खंबे को कितना घुमाया है? खंबे को 90 डिग्री घड़ी के विपरीत घुमा दिया गया है। क्या कहोगे आप? खंबे को 90 डिग्री घड़ी के विपरीत घुमा दिया। बस इतना ही तो करना है। जो भी खंबे की दिशा है वो दिशा अब चेंज हो गई, क्योंकि खंबे को मैं जो ये दिशा थी वो पहले इधर थी, अब खंबे को ऐसे घुमाया कि ये दिशा इधर आ गई। इसका मतलब खंबे को 90 डिग्री घड़ी के विपरीत घुमा दिया गया। तो अब क्या पूछा उसने? इस प्रकार बताइए खंबे पर जो पूर्व लिखा है वो अब किस दिशा में है? तो खंबे पर जो पूर्व लिखा है वो खंबे को घुमा दिया तो उत्तर में आ गया। पूर्व को 90 डिग्री घड़ी के विपरीत घुमाया तो उत्तर क्या बन गया? उत्तर। ओके, इस प्रकार इस सवाल का जवाब हमारा क्या हो गया? उत्तर दिशा। इस प्रकार मैंने कितने सवाल करवा दिए आपको? 4 सवाल करवा दिए बच्चों। ओके, फिर से एक रीजनिंग का सवाल है, 5 नंबर सवाल, जो भी बच्चे ने लिख के दिया है, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। रियल पेपर में पता नहीं कितने नंबर पर होगा, पर सवाल समझना आपके लिए जरूरी है। और मैं आपको बता देता हूं कि 13 तारीख को जो बच्चे ने फर्स्ट एग्जाम का पेपर दिया था, 13 वालों की बजाय 14 वालों को फायदा हुआ है, 15 वालों को फायदा हुआ है, क्योंकि पहले दिन जो जिस हिसाब का पैटर्न दिया गया था ना, दूसरे दिन तीसरे दिन लगभग उसी पैटर्न के से ही आपको प्रश्न पत्र मिला है। इसलिए यदि आपने 14 तारीख का एग्जाम था, किसी ने 13 तारीख वाला पेपर हल करके गया तो उसको फायदा हुआ है। आइए, उत्कर्ष अपने घर से चलना शुरू करता है। पहले पूरा सवाल पढ़ता हूं, आप लिख लेना। उत्कर्ष अपने घर से चलना शुरू करता है, मित्र के घर पहुंचता है जो पूर्व दिशा में 90 मीटर की दूरी पर है। अपने मित्र से मिलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता, 90 मीटर चलता, अंत में बाएं मुड़ता, 30 मीटर चलता। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? ये आपका सवाल है, आप लिख लेना इसे। मैं हल करवाना चाहूंगा। क्या कहा? उत्कर्ष अपने घर से चलना शुरू करता है, मित्र के घर पहुंचता है जो पूर्व दिशा में 90 मीटर की दूरी पर है। तो उत्कर्ष का ये घर था, इससे ये पूर्व दिशा में 90 मीटर की दूरी पर वो अपने घर, मित्र के घर पहुंच गया। ये उसका घर था, ये उसके मित्र का घर है जो किस दिशा में? पूर्व दिशा में 90 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अपने मित्र से मिलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो इधर से दायां नीचे आएगा और कितने मीटर मुड़ा ये चला? ये 40 मीटर दाएं। ठीक है जी। फिर दाएं मुड़ता और 90 मीटर चलता, यहां से दाएं फिर इधर आ गया और ये कितने मीटर पर आ गया? 90 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 90 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा और 30 मीटर, यहां से बाएं मुड़ा और ये कितना चल गया? 30 मीटर। तो अब ये पूछा ये दूरी कितनी हो गई? तो 40, 30, 70 मीटर। और वो किस दिशा में? दक्षिण दिशा में है। 70 मीटर दक्षिण दिशा में वो अपने हैं। इस प्रकार हमने 5वां सवाल क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। देखिए बच्चे, दी गई श्रृंखला को एक श्रृंखला दी गई है, मैं सवाल पढ़ देता हूं। दी गई श्रृंखला के आधे अक्षरों को, आधे मतलब बाद वाले, दी गई श्रृंखला के आधे बाद वाले अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाता है और उन्हें श्रृंखला के शुरू में लिख दिया जाता है। अब दाएं से 90 के बाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो मैं एक श्रृंखला लिखता हूं पहले। इस श्रृंखला में 32 अक्षर है, बी डी सी डब्ल्यू, बी डी सी डब्ल्यू आई, बी ई क्यू आर, बी ई क्यू आर,
क्यू आर, आगे बच्चे ये क्या लिखा भाई, आर के आगे ये 9 है, क्या है 9 है क्या, अच्छा लेटर्स भी है ना साथ में, क्यू आर, फिर 9 BY 238 ये आधी श्रृंखला आ गई यहाँ तक। 30957 30957 ASHFE WOYQ3R WOYQ3R 32 तक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके भाई, कहा कि दी गई श्रृंखला के आधे बाद वाले अक्षरों को पहले तो उल्टा करो, इस भाग को उल्टा कर दीजिए और फिर यहां रख दीजिए उल्टा करके, इस भाग को उल्टा करके और यहां रख दीजिएगा। और अब क्या पूछा, दाएं से 90 के बाएं 11वां, क्या पूछा आपको, दाएं से 90 के बाएं 11वां। तो मैं आपको पहले बात बता दूं कि दाएं और बाएं विपरीत दिशा है, जुड़ेगा। 9 और 11 कितने हो गए, 20। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है दाएं से 20वां, ये आपको ज्ञात करना है। तो दाएं से 20वां ज्ञात करना है। तो अब ये तो इधर आ गया, ये सारा पार्ट तो इधर, यहां से इधर लिख दिया, तो दाएं से तो यहीं से शुरू हो गया, तो 16 तो ये हो गया। भाई मैंने कहा कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को पहले तो करो उल्टा, फिर इसको यहां से निकालो और यहां चिपका दो, तो इसका मतलब दाएं से पहला फिर ये हो गया। तो भैया 16 तो यहां आ गए, अब आपने उल्टा कर दिया तो 17वां कौन हो गया फिर आपके पास, ये पोर्शन लाया और इसको हमने उल्टा कर दिया, तो 17वां हो गया ये वाला, ये 18वां, ये 19 और 20, 5 हो गया। ओके भाई, 5 नंबर इसका जवाब आ गया सवाल का। 17 18 भाई 16 ये, फिर इसको इधर आए और उल्टा कर दिया, तो उल्टा कर दिया तो फिर ये हो जाएगा 17वां, ये हो जाएगा 18वां, ये 19वां, ये 20वां, ये 5। देख लो, आप उल्टा लिखने का मतलब है कि आप यहां से लिखोगे 3 0 9 5 7 1, ऐसे उल्टा लिख के आप लिख रहे, तो 16 ये 17 ये 18 ये 19 20 5 हो गए। ओके भाई, इस प्रकार छठा सवाल से हुआ। अब हमारे पास 7वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर में आर के बेनीवाल राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर रीजनिंग का मेरा पोर्शन रहता है। बीएल सर हमारे इंडिया जी के राजस्थान जी के पढ़ाते हैं। 20 मई से एसएसजीडी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल बैच शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा आर्मी का हमारा फिजिकल है, आर्मी की जो क्लासेज है वो यथावत चलती रहती है। यहाँ पर शानदार हॉस्टल की सुविधा है। सरदार सर के अंदर एक बड़ी डिफेंस एकेडमी है जहाँ पर आर्मी हॉस्टल अलग है, राजस्थान पुलिस और एसएसजीडी दिल्ली पुलिस का हॉस्टल अलग है। तो मैं वापस अगले सवाल की ओर जाऊंगा। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन संख्याओं को आपस में बदलना होगा। एक समीकरण है मेरे पास, ध्यान से देखना। 23 + 17 / 2 और 4 - 6 + 12 = 26। कौन से दो चिन्हों को बदलेंगे, कौन सी दो संख्याओं को बदलेंगे? तो इसका उत्तर 2 नंबर उत्तर दे रखा है इसका, या 2 तथा 4 को आपस में बदल दीजिए। 2 व 4 को आपस में बदल दीजिएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, 26। 2 व 4 को बदले 26 बनता है क्या, देखते हैं भैया, देखिएगा ऐसा कैसा करते हैं हम लोग। 2 व 4 को आपस में बदलने का मतलब इसकी जगह क्या कर ले 2 और इसकी जगह क्या कर ले 4 कर दिया। कितने 2 और 4 दो ही जगह। अब आप करें, देखिए कोष्टक के अंदर हल करेंगे, ये कितने बन गए 40, 40 में 4 का भाग दिया, ये कितने बन गए 10। भाई 23 और 17 कितने हो गए 40, 40 में 4 का भाग दिया 10, 10 को 2 से गुणा किया 20, तो ये हो गया। यहां तक का मामला कितना बैठ गया हमारे पास 20, 20 - 6 + 12, निश्चित बात है ये कितना हो गया हमारे पास 26 ही हो गए। इस प्रकार 2 व 4 को आपस में बदलने से ये सवाल का जवाब बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 था। ऐसा ही 8वां सवाल है, देखिए अच्छे क्वेश्चन आए और
और 13 मई के जो फर्स्ट पारी में ऐसे क्वेश्चंस आ गए, तो जिन बच्चों ने ये 13 मई का पेपर हल किया उसके लिए 14, 15, 16 मई वाले पेपर में सहायता मिली है। मैं आगे आपको सवाल, कौन सा सवाल करवाने जा रहा हूँ, 8 नंबर सवाल करवाता हूँ बच्चों में। 8 नंबर सवाल में यहाँ थोड़ी सी जगह पड़ी है, इसमें करवा देते हैं, उसके बाद बोर्ड को साफ करेंगे। किन चिन्हों किया कि 8 नंबर सवाल क्या है, जो भी नेक्स्ट सवाल हमारा, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए कौन से चिन्हों को आपस में बदलना होगा। मेरे पास एक समीकरण है 4 गुणा 8 प्लस 7 गुणा 9 भाग 60 माइनस 5 बराबर 83। अब ये समीकरण दे दिया, क्या इस समीकरण को सही करने के लिए यानी इनको जोड़ घटाकर कैसे भी करे 83 लाना है, तो इसके लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। ये माइनस और भाग के चिन्ह का, इसका उत्तर आप करेंगे माइनस और भाग। माइनस और भाग के चिन्ह को यदि आपस में बदलते हैं तो 83 बन जाएगा। कैसे देखते हैं, देखिएगा 4 गुणा 8 प्लस 7 गुणा 9 माइनस 60 भाग 5। देखिएगा माइनस की जगह क्या हो गया, भाग की जगह क्या हो गया माइनस, माइनस की जगह क्या हो गया भाग। अब हम लोग करते हैं तो 32, ये कितने हो गए 32, ये कितने हो गए 63 और ये कितने हो गए 12। तो 32 प्लस 63 माइनस 12, 32 और 63 कितने हो गए, तो 5 और ये 6 9 95 से 12 घटा लीजिएगा, आपके पास कितना बन गया 83 बन गया। बिल्कुल सही हमारा उत्तर। आप माइनस और भाग के चिन्ह को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो पूरे समीकरण का मान 83 बैठ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न साइंस का है कि कौन सा एक मांसाहारी पौधा है। आपने सुना होगा कि कुछ पौधे मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, जनरली हम उनके लिए कीटाहारी शब्द देते हैं, इंसेक्टिवोरस। तो घटपादप है, ड्रोसेरा या घटपादप। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती है वो इस तरह से खास प्रकार की होती है और उनके अंदर कोई कीट एंटर कर जाता है तो क्या होता है, वो कीट फिर बाहर नहीं निकलता, क्योंकि एक ढक्कन होता है जो बंद हो जाता है और अंदर एक लिक्विड होता है जिसमें कीट घुस जाता है। मेरी बात सुनना, दलदल वाली जमीन पर कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनके अंदर अक्सर नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो वो पौधे अपनी नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कीटों को पकड़ते हैं, उनको चूस जाते हैं, उनका रस चूस लेते हैं, तो कीट की प्रोटीन पौधे के अंदर चली जाती है, जिससे उनको नाइट्रोजन मिल जाती है। अब सिस्टम क्या होता है, जैसे इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है घटपादप, घड़े का, मटके का जैसा पादप, घटपादप घड़े का जैसा पादप। यानी इन पौधों की जो पत्तियां होती है उनकी खास प्रकार की संरचना होती है, वो एकदम से बंद हो जाती है। पौधों की पत्तियां एक इस प्रकार से 2-3 पत्ती मान लीजिए लिपट कर ऐसे बन जाती है, खास प्रकार की पत्ती बन जाती है, उसमें एक छेद होता है, यहाँ से कीट एंटर कर गया, एंटर करते ही क्या होता है, जैसे छुई मुई का पौधा होता है ना, उसको छूते ही ऐसी गति होती है ना, उसमें होती है छुई मुई के पौधे को छूते ही वो नीचे हो जाता है, नहीं छूते वापस, तो छुई मुई की तरह जैसे कीट एंटर किया, कोई दाब लगा, इससे ये ढक्कन बंद हो गया और ये जो पत्ती है उसके अंदर एक तरल लिक्विड होता है, इस लिक्विड में कीट फंस जाता है, इस लिक्विड में कीट गड़ जाता है, वो कीट है वो धीरे धीरे इसके अंदर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो कीट पिघल जाता है और फिर उसको चूस लेते हैं। इस प्रकार ये मांसाहारी पौधे कहलाते हैं। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सेंडू या ड्रोसेरा पादप। क्या दिया है, सेंडू, कैप सेंडू लिखा हुआ है, जो भी है कैप और संडू ऐसे नाम लिखा हुआ है, पर एक्चुअली ये ड्रोसेरा पौधे का ही नाम है। किसका पौधे का, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा को हम लोग घटपादप कहते हैं। ये मांसाहारी पौधा है, इसकी पत्तियां घड़े के जैसी, मटके के जैसी होती है, इन पत्तियों के अंदर कीट फंस जाते हैं, इन पत्तियों में पानी सा भरा रहता है, उसमें कीट घुल जाते हैं, उस पानी को पौधे चूस लेते हैं, ऐसे पौधों को मांसाहारी पौधे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये एक अगला क्वेश्चन है, मैं 10 नंबर कहूंगा, जो भी है पेपर का सीक्वेंस कुछ भी रहा हो, कि जिस प्रकार वो कहा है कि जिस प्रकार विद्यार्थी और शिक्षक के बीच संबंध है, सवाल है कि जिस प्रकार विद्यार्थी और शिक्षक के बीच संबंध है, ऐसा संबंध अन्य किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है कप्तान और खिलाड़ी, ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन इसने दे रखा है पशु और प्रशिक्षक, पशु प्रशिक्षक, ठीक है जी। तीसरा ऑप्शन इसने दे रखा है व्यायामशाला और उस्ताद, व्यायामशाला और उस्ताद।
और चौथा ऑप्शन इसने क्या दे रखा है, बीमारी और चिकित्सक, बीमारी चिकित्सक। एक अच्छा सवाल है, विद्यार्थी और शिक्षक में संबंध है, वैसा संबंध किस में है? देखो, विद्यार्थी शिक्षक से सीखता है, ठीक है ना, विद्यार्थी शिक्षक से सीखता है, तो क्या कप्तान खिलाड़ी से सीखता है? मतलब शिक्षक विद्यार्थी को सिखाता है, शिक्षक विद्यार्थी के लिए एक ट्रेनर हो गया, तो क्या खिलाड़ी कप्तान के लिए ट्रेनर थोड़ी है? नहीं। क्या उस्ताद व्यायामशाला के लिए ट्रेनर है क्या? व्यायामशाला तो एक भवन का नाम हो गया, जबकि ये एक इंसान, व्यायामशाला नहीं, उस्ताद है, अपने चेले को सिखा सकता है, प्रशिक्षु मान सकते हो। यहां पर भी उस्ताद का क्या कह सकते हो, चेला कह सकते हो आप, तब तो चल जाता काम। उस्ताद यहाँ चेला, तो उस्ताद चेले को सिखाता है, शिक्षक विद्यार्थी को सिखाता है, खिलाड़ी कप्तान को थोड़ी सिखाता है। कप्तान हो सकता है खिलाड़ी को सिखाए, पर कप्तान भी नहीं सिखाता, कोच सिखाता है। कप्तान और यहाँ कोच कह सकते हो आप, तो चल जाता कि कोच इसको सिखाता है। और चिकित्सक बीमार को ठीक, चिकित्सक बीमारी, तो देखिएगा शिक्षक विद्यार्थी को, तो चिकित्सक बीमार व्यक्ति को ठीक करता है, पर ये बीमारी एक अलग चीज है। तो यहां पर सही है ये पशु। भाई जैसे सर्कस के अंदर शेर वगैरह नाचते हैं, भालू वगैरह, हाथी वगैरह, तो उनको प्रशिक्षक है वही तो ट्रेंड करता है। तो शिक्षक विद्यार्थी को ट्रेंड करता है, प्रशिक्षक पशु को ट्रेंड करता है, ठीक है, करते हैं अपन अपने पशु को। ऊंट को कहते हैं, जैसे कहते हैं जय जय कहते हैं तो ऊंट बैठ जाता है, तो उसको हमने ट्रेंड ही तो कर रखा है, तो हम लोग उसके लिए प्रशिक्षक हो गए। नेक्स्ट, अब हमारे पास कितने नंबर सवाल है? 10 नंबर सवाल करें। एक और ऐसा ही सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, एक इजी सवाल आए हैं। कौन सा शब्द युग्म जो शब्द युग्म दिया गया है वैसा ही संबंध अन्य किस ऑप्शन के अंदर है? इस तरह का सवाल है। जैसे उसने दे दिया पुस्तक और पाठ, उसने दिया कि जिस प्रकार पुस्तक व पाठ में जो संबंध है वैसा संबंध अन्य किस में है? नंबर 1 है कागज और अखबार। क्या है ये? कागज अखबार, ठीक है जी। सेकंड क्या दिया है? कॉपी और लिखना, कॉपी लिखना, ठीक है, मान लिया। थर्ड क्या दिया है? घर और फ्लैट, फ्लैट। फोर्थ क्या दिया है? बाग और पौधा। तो आप बताओ कि जैसा संबंध पुस्तक और पाठ में है वैसा संबंध कागज और अखबार में तो नहीं है। कॉपी लिखने में नहीं, घर और फ्लैट, घर और फ्लैट भी नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं एक फ्लैट है और एक बिल्डिंग कह सकते हो, रिहायशी बिल्डिंग, तो कह सकते हैं कि रिहायशी बिल्डिंग में छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं जिनको हम लोग फ्लैट कहते हैं। घर फ्लैट एक ही चीज होगी, 2 कमरों का फ्लैट है, 4 कमरों का फ्लैट है, वही उसका घर है। एक घर में अलग अलग फ्लैट्स नहीं होते, किसी को फ्लैट किसी का घर होता है। हाँ, एक रिहायशी बिल्डिंग है, एक टावर है, रिहायशी टावर, तो बिल्कुल उसमें वैसे ही फ्लैट है जैसे कि पुस्तक के अंदर पाठ है। तो यहाँ उत्तर ये ठीक रहेगा कि जैसे बहुत सारे पौधे हैं उनसे एक बाग मिला है, भाई 50 पौधे उनका एक बाग है, तो 20 पाठ है इस किताब में, तो ज्यादा सही क्या रहेगा इसका? बाग और पौधा। ओके, नेक्स्ट। जिस प्रकार 13 तारीख को फर्स्ट पारी के अंदर जैसे क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले आए थे, वैसे ही 13 तारीख के सेकंड में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ा फ़ायदा मिला है उन बच्चों को जिन्होंने जो उससे पहले दिन, उससे पहली पारी का जो पेपर आया था उसको हल करके अगले एग्जाम में गए हैं, निश्चित फ़ायदा मिला है। कथन का मतलब होता है कोई आदमी एक बात कहता है और वो सही माननी है हमें। अब वो उसने बात क्यों कही, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो उसकी पूर्व धारणा है, और इस बात का मतलब क्या है वो उसका निष्कर्ष है। देखिए कथन क्या है? सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी बेहतर परिणाम देते हैं। बात ठीक है। एक मान लीजिए एक मीटिंग हो रही है, एक आदमी कहता है साहब सुनिए, हमने इन दिनों ये देखा है कि प्राइवेट स्कूल्स के रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं, तो वो बोल रहा है, तो वो खड़ा होकर बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है। अब क्या है कि ऐसा उसने क्यों बोला है, इसके पीछे कारण क्या है?
कोई कहेगा कि हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो बच्चे बुद्धिमान नहीं होते, गलत। कोई कह रहा है हाँ जी क्योंकि सरकारी स्कूल के तो टीचर पढ़े लिखे नहीं थे, गलत। तो दोनों ही बातें गलत है। सरकारी स्कूलों के बजाय निजी के परिणाम बेहतर आने का कारण उनका अनुशासन, उनकी नियमितता, वहां सख्ताई, वहां कठोरता और ज्यादा मेहनत टीचर्स के द्वारा। ये बातों के आधार पर उसने कहा है। ये नहीं है कि सरकारी स्कूल की बजाय वहां टीचर अच्छे, नहीं, सरकारी स्कूल में टीचर अच्छे होते हैं, वहां के बच्चे अच्छे, ये नहीं कह सकते। तो बात है कथन सरकारी स्कूल की तुलना में निजी बेहतर परिणाम देते हैं, ये कथन किसी ने कहा, पर इसकी पूर्व धारणा कि सरकारी स्कूल के छात्र बुद्धिमान नहीं होते गलत है, और निजी स्कूल के शिक्षक सरकारी स्कूल के ज्यादा अच्छे होते हैं, ये भी गलत है। दोनों पूर्व धारणाएं गलत है। ठीक है कि पूर्व धारणा फर्स्ट भी गलत है, पूर्व धारणा सेकंड भी गलत है। इसी प्रकार एक और सवाल आ गया, 13 नंबर सवाल। पुलिस वाले हो ना आप, तो आप तो कोई आर्ग्यूमेंट, कथन, स्टेटमेंट, निष्कर्ष तो आपको काम करना ही पड़ेगा ना। आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, अपने बॉस से सुनना पड़ता है, आम पब्लिक से आपको बात करनी पड़ती है, इसलिए ज्यादा ध्यान दिया गया है कथन निष्कर्ष पर कि आप बोलता है उसका क्या निष्कर्ष निकालते हो, और वो बोला है तो उसने ऐसा क्यों बोला, किसने अपराध किया तो क्यों किया, और ये अपराध हुआ तो इसके आगे परिणाम क्या होंगे, इसीलिए दिए जाते। सवाल सुने, असफलता को स्वीकार करें और उससे सीखें। किसी आदमी ने, मैंने खड़ा होकर कहा हाँ भैया असफलता को स्वीकार करना चाहिए और उससे आपको सीखना चाहिए, तो मैंने गलत नहीं कहा ना, मैंने सही कहा है। और कथन सही ही होता है। कथन का मतलब जो बात कहती है उसे हमें सही मानना है। अब हमें पीछे जाना है कि उसने वो बात क्यों कही, वो हमारा निष्कर्ष, या इस बात का अर्थ क्या है, वो हमारा निष्कर्ष पूर्व धारणाओं में आता है। तो कथन मैंने क्या कह दिया कि असफलता को स्वीकार करें, उसे सीखें। ये बात मैंने क्यों कही, पूर्व धारणा क्या है, मेरा क्या मानना है कि मैंने ये बात कह दी। पूर्व धारणा, हर किसी को जीवन में कभी न कभी असफल होना चाहिए। नहीं, असफलता भी सफलता का एक अवसर है, ये बात सही है। हाँ, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि असफलता में ही सफलता का राज छुपा है। असफलता सफलता का अवसर है। असफलता में आपने बहुत सारी चीजें की, कुछ में आप असफल हुए, कुछ में सफल हुए, उसी को आधार मान करके आगे आप सफल हो सकते हैं। तो पहला पूर्व धारणा कि हर किसी को जीवन में असफल होना चाहिए, गलत है। दूसरी पूर्व धारणा कि असफलता सफलता का एक अवसर है, सही है। तो पूर्व धारणा सेकंड सही है। अगला सवाल, प्रिंट रिजोल्यूशन की संख्या, प्रिंट रिजोल्यूशन को किस संख्या के रूप में मापा जाता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है क्लियरिटी, स्पष्टता, पिक्सेल्स की संख्या। कहते नहीं ये कैमरा इतने मेगापिक्सेल्स का है, वही बात यहां पर है। तो डॉट्स प्रति इंच, स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे पिक्सेल्स या डॉट्स होते हैं, वो चमकते हैं। जितनी ज्यादा इन पिक्सेल्स या डॉट्स की संख्या होगी, क्लियरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो डॉट्स प्रति इंच एरिया में कितने पिक्सेल्स हैं, कितने डॉट्स हैं, ये से नापा जाता है कि वहां रिजोल्यूशन कितना होगा, वहां क्लियरिटी कितनी होगी। तो डॉट्स प्रति प्रिंट रिजोल्यूशन को किस संख्या के रूप में मापा जाता है, उत्तर जाएगा डॉट्स प्रति इंच। आपके पास 15 नंबर सवाल है। चार्ट, ग्राफ, ड्राइंग, मानचित्र को प्रिंट करने के लिए कौन सा युक्ति उपयुक्त है। तो बड़े बड़े चार्ट, ग्राफ, ड्राइंग, कॉलोनी के नक्शे, बड़े भवनों के नक्शे, शहर के नक्शे, चार्ट, ग्राफ, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या CAD, ड्राइंग, तो इनके लिए प्लॉटर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही या गलत की पहचान करें। 15 नंबर क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, अब हम 16 नंबर लेते हैं। सही या गलत की पहचान करें मतलब आपके पास 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं और आपको ये तय करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है वो इंक जेट प्रिंटर के बारे में है। तो इंक जेट प्रिंटर वो होता है जो इंक यानी स्याही को जेट यानी फव्वारे के रूप में कागज पर मारता है। इंक जेट प्रिंटर बाजार के अंदर जो काम आते हैं वो इंकजेट प्रिंटर ही होते हैं। जिन प्रिंटर में स्याही डाली जाती है ना वो इंकजेट प्रिंटर होते हैं, जिसमें हम लोग तो कार्बन जो पाउडर डालते हैं ना हम लोग,
कई प्रिंटर ऐसे होते हैं जिनमें वो काला काला पाउडर डालते हैं, वो लेजर प्रिंटर होते हैं। जनरली कौन से प्रिंटर होते हैं? लेजर प्रिंटर। बाजार में जो ये होर्डिंग बोर्ड्स वगैरह, फ्लैक्सेस वगैरह छपाते हैं, बड़े बड़े फोटो निकालते हैं, बैनर्स निकालते हैं। आज महाश्रमण जी आ गए, आज अशोक गहलोत आ रहे हैं, क्यों सरदार सर में तो इन दिनों इन्हीं का बोलबाला रहा। तो ये जो बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं ये सारे इंकजेट प्रिंटर ही होते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर में इंक मतलब स्याही काम आती है, जेट यानी फव्वारा, स्याही का फव्वारा मारा जाता है कागज पर, इसी प्रकार से काम करता है। तो पहला कि क्या सही है, पहला ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जिसमें स्याही जेट की तरह कागज पर गिरती है, ये सही है। दूसरा लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर के बारे में बात की तो लेजर प्रिंटर होता है उसमें हम पाउडर डालते हैं लेजर प्रिंटर के अंदर। और लेजर प्रिंटर के बारे में क्या, आजकल जो कैनन की मशीनें, फोटोकॉपी वाले बाजार में आपने जो मशीनें देखी होगी ना, ये सारे लेजर प्रिंटर ही है। लेजर प्रिंटर ये प्रिंटिंग से पहले पूरे पेज की प्रोसेसिंग करता है, संशोधित करता है, और इसे पेज प्रिंटर भी कहते हैं। तो लेजर वाली बात भी, ये पूरे पेज पे एक साथ वो प्रोसेसिंग करके और वो टाइप करता है, इसे पेज प्रिंटर कहते हैं। पूरे पेज पर इसकी प्रिंटिंग होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यह विशेष वर्ण चार्ट ग्राफ को प्रिंट कर सकता है, ये गलत बात है। देखिएगा तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है तो पहला सही, दूसरा सही और तीसरा यहां गलत है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर विशेष प्रकार के वर्ण चार्ट या ग्राफ को प्रिंट नहीं कर सकता। कई बच्चों ने सवाल दिया है, उसमें यह लिखा है कि सी ऑप्शन ये दे रखा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर विशेष वर्ण चार्ट और ग्राफ को प्रिंट कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कईयों ने ये लिख के भेजा है कि सर ये ऐसा लिखा है कि ये प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्ण चार्ट और ग्राफ को प्रिंट कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये सही है। बिल्कुल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ग्राफ चार्ट ऐसी चीजों को प्रिंट नहीं कर सकता। वो एक साधारण प्रिंटर होता है, उसमें बहुत कम स्याही यूज होती है, उसमें डॉट्स छोटे छोटे डॉट्स के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। जैसे कि आपने रोडवेज की बस होती है, रोडवेज बस की जो टिकट होती है, रेलवे की जो टिकट होती है, उसमें डॉट करके कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। तो इससे कोई ग्राफ चार्ट या विशेष वर्ण आप प्रिंट नहीं कर सकते। पहला सही है कि ये इंकजेट प्रिंटर में स्याही का फव्वारा माना जाता है। दूसरा सही है कि लेजर प्रिंटर पूरे कागज की एक साथ प्रोसेसिंग करके प्रिंट करता है, इसे हम लोग पेज प्रिंटर भी कहते हैं, सही है। तीसरा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से विशेष प्रकार के ग्राफ प्रिंट किए जा सकते हैं, ये गलत है। ओके, अगला सवाल है MS एक्सेल 2013 में अधिकतम कितने वर्ण हो सकते हैं? तो इसका जवाब जाएगा 255। MS एक्सेल 2013 में अधिकतम कितने वर्ण हो सकते हैं? तो इसका जवाब जाएगा 255। अगला सवाल है MS वर्ड 365। भाई कंप्यूटर वालों ने यूं कह दिया रड़क निकाल दी है। प्रत्येक परीक्षा में कंप्यूटर के सवाल बहुत हाई लेवल के सवाल आ रहे हैं, मतलब आधे सवाल है वो हाई लेवल के आ रहे हैं जिन्होंने बच्चों ने सोचा भी नहीं था। पता नहीं कैसे ये किस व्यक्ति ने पेपर बनाया, पर लेवल काफी ज्यादा दिया। जैसे देखिए MS वर्ड 365, मैं आपको बता दूं ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑनलाइन ऑफिस सूट है, वो ऑनलाइन ऑफिस पैकेज है। इसको आपको 12 महीने के लिए परचेज करना पड़ता है पैसे देकर के, और आप इंटरनेट से जुड़े हुए तभी उस पर काम करते हैं। अब राजस्थान पुलिस की बच्चे तैयारी करने वाले बच्चा ऑनलाइन MS ऑफिस, MS वर्ड, MS ऑफिस को यूज किया होगा, पॉसिबल नहीं है। जो भी सवाल है MS वर्ड 365 में किस मेनू में रीयूज फाइल्स का विकल्प शामिल है? MS वर्ड 365 सवाल है MS वर्ड 365 में किस मेनू में रीयूज फाइल्स का विकल्प शामिल है? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने तो कभी काम नहीं लिया, MS ऑफिस ऑनलाइन जो पैकेज चल रहा है वो काम में नहीं लिया, पर एक्चुअली ये बता देता हूं कि ये जो रीयूज फाइल्स ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करोगे आप तो आपको अभी भी आपने कितनी फाइलें MS वर्ड के काम में ली है, बनाई है, उन सब की लिस्ट दिख जाती है। इसके साथ ही एक सर्च ऑप्शन भी आता है, इससे कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है। तो MS वर्ड 365 यानी वर्ड का वह एडिशन जो आजकल लेटेस्ट है, जो इंटरनेट पर चलता है, जो आपके कंप्यूटर में ऑफलाइन नहीं चलता, उस MS वर्ड में रीयूज फाइल नाम का आपको बटन चाहिए। तो आपको कहां जाना पड़ेगा? ये है इंसर्ट। कहां जाना पड़ेगा? इंसर्ट विकल्प में जाना पड़ेगा। रीयूज फाइल्स एक ऑप्शन के द्वारा आपको
कितनी फाइलें आपने एमएस वर्ड में ली है काम में, अभी वो उनकी लिस्ट आ जाती है। साथ ही किसी अन्य चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो सर्च का ऑप्शन भी आता है। फिलहाल ये 19 नंबर क्वेश्चन था, ये 18 नंबर क्वेश्चन था। मैं आपको 19 नंबर सवाल करवा रहा हूँ कि एमएस वर्ड में एक सवाल है हमारे पास है, ये एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर के विकल्प को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं। देखिएगा, मैंने कहा ये एमएस वर्ड है। मान लीजिए आपने यहाँ बकरी की परिभाषा GOAT होती है, आपने GOAT लिख दी, तो इसके नीचे एक लाल लाल लहराती हुई लाइन आ जाएगी जो ये बताती है कि ये स्पेलिंग गलत है। आप चाहते हैं कि स्पेलिंग सही क्या है, तो इसके लिए आपको ग्रामर स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग का एक डिब्बा खुलना चाहिए और उसमें वो आपको बताएगा कि GOAT की बजाय आप GOAT ले सकते हैं या GATE ले सकते हैं, पर GOAT किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं है। तो इस शब्द को चेक करना और ये स्पेलिंग गलत है तो इसकी सही क्या है, उस बॉक्स को खोलना हो तो आपको कौन सी शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी, F7। सवाल फिर सुन लेना क्या है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर वाला विकल्प खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में आएगी, F7। नेक्स्ट हमारे पास एक 21 नंबर सवाल है, वो भी कंप्यूटर का है। ये पूछा है कि एमएस एक्सेल में एक्सेल 2020 की फाइल का एक्सटेंशन कौन सा नहीं होता है। एक्सेल 2010 सॉरी एमएस एक्सेल 2010 का जो विकल्प है उसके अंदर कौन सी फाइल्स का एक्सटेंशंस नहीं है। तो देखिएगा, पहला विकल्प है WXLW, सेकेंड विकल्प है .XLW.XLS, थर्ड विकल्प है .XLSW और फोर्थ विकल्प है .SLXS। तो मैंने क्या कहा कि MS Excel 2010 की फाइल का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है, .XLW हो सकता है, .XLS हो सकता है, .XLSW हो सकता है, .SLXS नहीं होता। तो कौन सा नहीं होता इसके अंदर, ये .SLX नहीं होता। यही था MS Excel बाहर चला गया क्या, कौन सा विकल्प नहीं होता, .SLXS MS Excel की फाइल का एक्सटेंशन नहीं हो सकता। बाकी .XLW हो सकता है, .XLS हो सकता है, .XLSW भी हो सकता है। ठीक हुई, ओके। नेक्स्ट कंप्यूटर से संबंधित है कि लेजर का पूरा नाम बताइए। आप लोग ये कंप्यूटर पे पढ़ते हैं ना, लेजर किरणों के द्वारा CD, DVD आदि के ऊपर डेटा को राइट किया जाता है। तो लेजर की फुल फॉर्म पूछिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आप कहेंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiations, ये लेजर बहुत है हाई एनर्जी वाली किरणें होती है, थोड़ी सी मात्रा में ये किरणें दूर तक टारगेट तक जाती है। लेजर गाइडेड मिसाइलें होती है, लेजर के द्वारा आप लेजर बम होते हैं, लेजर के द्वारा आप किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, लेजर ऑपरेशंस भी होते हैं। तो ये हो गया 22 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट, अब एक अगला सवाल है जो भी है इसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। विंडो ऑपरेटिंग, सवाल सुनना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विंडो एक्सप्लोरर के अंदर फाइल एक्सप्लोरर नामक विंडो खोलने के लिए कौन सी विंडो, फाइल एक्सप्लोरर। मैं आपको बता दूं कि इसके खोलने के लिए कौन सी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, विंडो लोगो की प्लस ई, क्या विंडोज लोगो की
और प्लस से ई। अरे जो कीबोर्ड के ऊपर एक की होती है जिसके ऊपर ऐसे विंडो की फोटो सी बनी होती है, ऐसे विंडो लोगों की, और साथ में ई दबा दीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा बॉक्स विंडो खुल जाएगी? फाइल एक्सप्लोरर विंडो। क्या होती है फाइल एक्सप्लोरर विंडो? फाइल एक्सप्लोरर विंडो के अंदर आप खोल करके आप आसानी से किसी भी फाइल तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर फोल्डर्स है वो सारे दिए हुए। यहाँ से आप किसी फाइल को सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी भी आपने 10-15 जो ताजा फाइल्स पर काम किया है वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कोई नई फाइल को भी खोज सकते हैं। तो विंडो एक्सप्लोरर वो विंडो है जिसके अंदर जाकर के आप ताजा आपने कितनी फाइलों पर काम किया उनकी लिस्ट दे सकते हैं। और यहाँ से यहाँ माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सब चीजें दिखती है। यहाँ से किसी भी फाइल को आप सर्च कर सकते हैं। आप कंप्यूटर बैठे तो कभी भी जाकर के और विंडो लोगो की और ई दबाते ही आप देखेंगे माई एक्सप्लोरर विंडो खुल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो पहले भी आ चुका है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जितने 23-24 नंबर क्वेश्चन डाल देता हूं कि आप जब कंप्यूटर की बूटिंग करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। सवाल क्या है? अपने कंप्यूटर को ऑन करने और विंडोज पर लॉग ऑन करने के बाद आपको दिखाई देने वाली मुख्य स्क्रीन क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डेस्कटॉप। क्या कहलाती है? डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सभी अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है? तो सीपीयू का कौन सा भाग अंक गणितीय गणना और तार्किक गणना? अंक गणितीय और तार्किक गणना को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, अर्थमेटिक व लॉजिकल गणना। कंप्यूटर का या सीपीयू का कौन सा भाग अर्थमेटिक व लॉजिकल गणनाएं करता है? अंक गणितीय व तार्किक गणनाएं करता है। तो ये सीपीयू का कौन सा भाग है बच्चों? एएलयू भाग है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है। इसी के बाद एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, वही भी कंप्यूटर से संबंधित है। आपको पहचानना है कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं और कौन से गलत हैं। यहाँ 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? कैश मेमोरी का है। मैंने कहा कि कौन सा सही है कौन से गलत की पहचान करनी है। इसमें 3 आपके पास स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको देखना है कि कौन सा सही कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट, पहला पॉइंट क्या है? कैश मेमोरी का है। तो आप जानते हैं कि सीपीयू और रैम के बीच एक एक्स्ट्रा मेमोरी लगाई जाती है जो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा देती है, वो कैश मेमोरी कहलाती है। उसी के संदर्भ में है कि कैश मेमोरी एक रैम है, यानी यादृच्छिक रैंडम मेमोरी। कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच लगाई जाने वाली तीव्र गति की मेमोरी है। सही है? कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच लगाई जाने वाली तीव्र गति की मेमोरी, बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, सीपीयू की तार्किक इकाई या लॉजिकल इकाई अक्षरों और वर्णों की तुलना करते। बिल्कुल, सीपीयू में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, तो वो जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, आप शॉर्ट में इसे केवल लॉजिकल यूनिट कह दिया। लॉजिक करना, तुलना करना, यस नो, बड़ा छोटा, सही गलत, बराबर है या नहीं, यस नो, बड़ा छोटा, सही गलत, बराबर है नहीं, तुलना करना, ये काम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ही करती है। तो ये कहा कि सीपीयू की तर्क इकाई या लॉजिकल इकाई संख्याओं, अक्षरों, विशेष वर्णों की तुलना करती है। बिल्कुल सही। तीसरा सवाल, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस का समन्वय करती है, तालमेल बिठा दी। ये भी सही है, तीनों सही है। ओके। और अब 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, देखना कि माता पिता और गृहिणी के लिए कौन सा वेन आरेख बनता है? माता पिता और गृहिणी के लिए कौन सा वेग आरेख बनता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक गृहिणी माता भी हो सकती है और एक माता गृहिणी भी हो सकती है। ठीक है, एक गृहिणी है, माता हो सकती है, एक माता गृहिणी हो सकती है, लेकिन पिता है वो क्या होता है? इससे अलग होता है। तो ये चित्र बनेगा इनके लिए 27 में। एक माता है, माँ है, वो एक माँ है, वो गृहिणी, यानी कि आप कहेंगे कि एक माँ है वो गृहिणी हो सकती है, माँ गृहिणी नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए माँ वो अधिकारी है कोई। गृहिणी का मतलब होता है जो गृह का कार्य करती है, जो कोई और विशेष काम नहीं करती, केवल अपने घर का काम करती है, उससे गृहिणी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है तो उसे आप गृहिणी नहीं कहेंगे। तो एक माता गृहिणी हो सकती है, एक गृहिणी माता भी हो सकती है, घर का काम संभालने वाली माता भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, और पिता उनका अलग है। यही तरीका सही है। ये हो गया हमारे पास 27 नंबर। और 28 नंबर सवाल,
बाघ, कुत्ता, पशु, खेत, क्या दिया है? बाघ, कुत्ता, पशु, खेत। तो देखिएगा बाघ और कुत्ता ये दोनों पशु है, खेत अलग है। ठीक है बच्चों, बाघ और कुत्ता दोनों पशु है, खेत अलग है। इसके साथ ही 13 मई का सेकंड शिफ्ट का हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका। हालांकि इसमें कुछ सवाल रह गए, पर जो टफ सवाल थे, जो हमारे पास मेमोरी आधारित पेपर आया था, उसके मैंने 70 सवाल करवाए हैं। अब हमारे पास 13 मई का काम कंप्लीट हो गया। अब आपको 14 मई के दोनों पेपर करवाने, अगले वीडियो के लिए इंतजार करना। 15 मई के दोनों पेपर करवाएंगे, अगले वीडियो के लिए इंतजार करना। और 16 मई को फर्स्ट का पेपर भी करवाना है। कोशिश करेंगे 150 में से 150% की स्थापना डिफेंस में। सरदार सर मैं आपके बेनीवाल, थैंक यू।